me in the corner of the room, not ready to resume, 'cause like I'm taking, don't wanna be alone, but I'm not in the zone. I'm looking for somebody. फिल्म साल 2071 में मास्को शहर में शुरू होती है। आसपास का सीन दर्शाता है कि कैसे पृथ्वी को 20 साल पहले हुए अंतरिक्षीय युद्धों से बहुत नुकसान हुआ है। युद्ध चेरनो द्वारा छेड़ा गया है, जो कि एक दुष्ट वैज्ञानिक है जो पूरी दुनिया को जीतने का सपना रखता है। अपने खतरनाक प्रयोगों से उसने ऐसे हथियार बनाए हैं जिससे मानव जाति खतरे में है, और इसीलिए उसको सबसे खतरनाक कैदी माना जाता है जो इंसानों द्वारा एक जेल में बदले हुए अंडरग्राउंड अंतरिक्ष यान में कैद है। युद्ध के 20 साल बाद भी मनुष्य, जिन्हें अर्थलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है, उनकी बुनियादी जरूरतों को बनाए रखने के लिए कठिनाइयों और संघर्ष का सामना करते हैं। कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो एंटोन की, जो एक अर्थलिंग है। वो अपनी पानी की सप्लाई को रिफिल करने के लिए एक लंबी कतार में प्रतीक्षा करता है कि तभी एक रहस्यमय लड़की दिखाई देती है जो जानबूझकर उसके पीछे एक खंबे को गिरा देती है। एंटोन गिरने वाले खंबे से बच तो जाता है, लेकिन उस जगह पर हंगामा हो जाता है। लाइन में लगे लोग उस पर बैड लक होने का आरोप लगाते हुए उसे घूरते हैं और उससे जुड़े लगातार हादसों पर सवाल उठाते हैं। इस बीच रहस्यमय लड़की, जो चेरनो की बेटी वलाया निकली, अपने पिता चेरनो को उसके जेल नुमा विशाल अंतरिक्ष यान में रिपोर्ट करती है। एंटोन में छुपे हुए डीएनए को उजागर करने के लिए वलाया के लगातार असफल प्रयास चेरनो को परेशान करते हैं। उसका नया आविष्कार प्रोटोजीन खत्म होने वाला है, जो कि कुछ चुनिंदा डीएनए से बनता है, और उसे एंटोन के डीएनए के अंदर ये आखिरी बचे हुए प्रोटोजीन चाहिए हैं, जो कि चेरनो की इस जेल से आजादी के लिए बहुत जरूरी है। नतीजतन चेरनो लगातार एंटोन का डीएनए लाने के लिए वलाया पे दबाव डालता है, जो करने के लिए वलाया मजबूर है। चेरनो की जेल जमीन के गहरे अंडरग्राउंड में है। एक दिन विशाल अंतरिक्ष यान शहर के अंदर चेरनो की जेल के ठीक ऊपर मंडराता है। इस अंतरिक्ष यान को फूल के आकार के स्टेडियम के रूप में दिखाया गया है। स्टेडियम, जो कॉस्मोबॉल के नाम से जाने जाने वाले जोखिम भरे स्पेस गेम्स करवाता है। इस खेल में 4 लोगों की टीम को एक ऊर्जा की बॉल, जिसका नाम वेव ईटर है, 5 बार किक करना होता है, एक पॉइंट बनाने के लिए और अपनी विरोधी टीम का गोल खोलने के लिए। 3 प्रतिभाशाली लोग, फैन, नताशा और पेले, टीम अर्थलिंग्स बनाते हैं, जिसमें वो संख्या में कम होने के बावजूद कुशलतापूर्वक अपने अपोजिशन के गोल पर प्रहार करते हैं। खेल को बड़े होलोग्राफिक स्क्रीन में पृथ्वी के आसमान पे हर जगह दिखाया जाता है। ये गेम्स इंसानों के सबसे बड़े मनोरंजन का जरिया होता है। पर एंटोन इस गेम कॉस्मोबॉल द्वारा मनुष्यों पर लाए गए दुष्प्रभाव से निराश है, क्योंकि जब ये खेल होता है तो लोग इसमें इतना डूब जाते हैं कि और कुछ करने लायक नहीं रहते हैं। उधर स्टेडियम में टीम अर्थलिंग्स और उनके प्रतिद्वंद्वी टीम सिरुसियन दोनों एक दूसरे का गोल खोलने में सफल होते हैं। स्टैन सिरुसियंस का एक स्टार खिलाड़ी एक गोल मारता है और वो अर्थलिंग्स के खिलाफ बढ़त बना लेते हैं। असल में वेव ईटर बॉल्स चेरनो के आविष्कारों में से एक है। एक नई वेव ईटर बॉल को खेल के मैदान में जाने से पहले चेरनो ट्रांसफर को सफलतापूर्वक रोककर उस वेव ईटर बॉल को मशीनों की ओर उछालता है, जिससे कुछ मशीनें टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं और इसमें कॉस्मोबॉल के गार्ड्स गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ये देख गैलेक्टिक कॉस्मोबॉल लीग के प्रमुख बेलो थोड़ी देर के लिए गेम को रोकते हैं। गार्ड्स वेव ईटर बॉल को वापस कंट्रोल कर लेते हैं और जैसे ही बॉल खेल के मैदान में पहुंचती है, खेल फिर से शुरू हो जाता है। हालांकि खेल ड्रा होता है, पर यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि पृथ्वीवासी यानी अर्थलिंग्स फाइनल में अपना रास्ता बनाते हैं। स्टेडियम के अंदर और बाहर अर्थलिंग्स दर्शकों से जोरदार तालियां बटोर रहे हैं। दूसरी ओर चेरनो अपनी वेव ईटर बॉल्स को पत्थर के ढेलों में बदलते हुए देखकर आक्रोश में आ जाता है। रात हो जाती है और एंटोन अपनी बीमार माँ के घर आता है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ अपनी मेडिसिन की कमी के बारे में झूठ बोल रही है और ठीक होने का नाटक कर रही है। एंटोन फार्मेसी की ओर भागता है, पर इस बीच वो आन्या नाम की एक लड़की से टकराता है। वो दोनों कुछ खाना और मेडिसिन चुराने के लिए फार्मेसी में घुस जाते हैं, लेकिन अलार्म सुनकर तुरंत पुलिस वहां आ जाती है और कप्तान वासिली के नेतृत्व में पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। एंटोन अकेले आत्मसमर्पण करने का नाटक करता है और पुलिस का ध्यान बटाता है, जबकि आन्या छिपी रहती है। वो उनका ध्यान भटका के भाग ही रहा होता है कि तभी एंटोन दौड़ता हुआ एक ट्रक से टकरा जाता है, जिससे वो घबराहट में चिल्लाता है। जब पुलिस ट्रक की जांच करती है तो कोई नहीं मिलता सिवाय जमीन पर गिरी मेडिसिन के।
इधर हम देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर और आन्या के वेश में दरअसल वलाया है, जो शुरुआत से एंटोन का पीछा कर रही है। और हमें पता चलता है कि एंटोन के डर ने पहली बार उसके डीएनए में मौजूद प्रोटोजेन और उसकी टेलीपोर्टेशन शक्ति को एक्टिव कर दिया है, क्योंकि जब वो ट्रक से हिट होने वाला था तो डर की वजह से उस जगह से गायब होकर कुछ मील दूर पहुंच जाता है। आन्या के रूप में वलाया एंटोन को अपने साथ ले जाती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। वो तरह तरह की बातें करके उसको लुभाती है और उसी बीच एंटोन के कुछ बाल निकाल लेती है। उसके बालों के डीएनए से प्रोटोजेन निकालने के लिए आन्या अपने पिता चेरनो को उसके बालों का सैंपल भेजती है। हालांकि अपर्याप्त मात्रा के कारण प्रोटोजेन नहीं निकल पाता और एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होता। इस बीच एंटोन घर वापस आता है तो देखता है कि बेलो और टीम अर्थलिंग्स उसके घर में हैं। बेलो एंटोन की टेलीपोर्टेशन शक्ति को देख दंग रह जाता है और अपनी रुचि व्यक्त करता है उसे टीम अर्थलिंग्स के चौथे खिलाड़ी के रूप में भर्ती करने में। एंटोन ये कहते हुए मना कर देता है कि वो कॉस्मोबॉल को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसे अपनी बीमार माँ की देखभाल करनी है। नताशा उसकी बीमार माँ का इलाज खोजने के बदले में उसकी मंजूरी ले लेती है और बेलो और एंटोन दोनों को मना लेती है। एंटोन को तुरंत स्टेडियम के जहाज पर लाया जाता है, जहां वो हर चीज देख के अचंभित हो जाता है। एंटोन के चेकअप के दौरान बेलो उसके ब्लड का सैंपल लेता है, जिससे वो उसका एक स्पुतनिक बनाता है, जो कि एक ड्रॉइड होता है जो एंटोन की मदद और दोस्त के रूप में काम करेगा। टीम अर्थलिंग में सबके पास एक स्पुतनिक है जो उनके पार्टनर हैं। ट्रेनिंग के दौरान एंटोन कुछ मिनटों तक संघर्ष करता है, पर प्रैक्टिस के बाद अपनी टेलीपोर्टेशन की शक्ति को काबू में कर लेता है। सभी उसकी शक्तियां देख दंग रह जाते हैं, जिसका उन्होंने कभी सामना नहीं किया है। काफी सोचने के बाद बेलो एंटोन को अगले दिन असली गेम खेलने के लिए कहता है। बेलो और नताशा गैलेक्टिक काउंसिल से एंटोन की मां के संभावित इलाज के बारे में बात करते हैं, पर काउंसिल को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इस पर बेलो एंटोन से हुई अपनी डील के बारे में काउंसिल को बताता है और कहता है कि एंटोन अब तक का सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी होगा। नताशा एंटोन के साथ समय बिताती है और उसे जब भी मौका मिलता है वो उसके प्रति अपने झुकाव का इजहार करती है। दूसरी तरफ वलाया आन्या के रूप में आकर एंटोन की कॉस्मोबॉल के प्रति नफरत को हवा देती है और उसे एक वायरस से भरा हुआ पॉड देती है कॉस्मोबॉल के स्टेडियम को इन्फेक्ट करने के लिए। इस बीच एंटोन का स्पुतनिक नताशा के साथ उसे लेने के लिए वहां आता है। जाने से पहले आन्या एंटोन को एक किस और उसके हाथ वो वायरस वाला पॉड दे देती है, जबकि एंटोन का स्पुतनिक आन्या को शक से देखता है। कॉस्मोबॉल स्टेडियम पर वापस जाने के रास्ते में एंटोन की अपने स्पुतनिक में रुचि बढ़ती है। नताशा उसे बताती है कि स्पुतनिक आने वाले खतरों से अपने मालिक को चेतावनी देता है और खतरे को देखकर युद्ध मोड को एक्टिव कर सकता है। कॉस्मोबॉल का एक और गेम शुरू होने वाला होता है। सिक्योरिटी चेक में वो वायरस वाला पॉड एंटोन अपने पास छुपा लेता है। टीम अर्थलिंग्स खेल के लिए तैयार होने के लिए अपने अपने स्पुतनिक से जुड़ती है। एंटोन अपने हाथ में वायरस वाले पॉड को सावधानी से पकड़े हुए है, जिसे वो निचोड़कर उसका रस स्टेडियम के फर्श पर फैला देता है, ठीक वैसे ही जैसा आन्या ने उसको करने को कहा था। इसके बाद एंटोन मैदान में प्रवेश करता है। जैसे ही वो खेल के मैदान में प्रवेश करता है, पूरी स्टेडियम की बड़ी भीड़ उसको चीयर करती है। उसके घर में भी उसकी मां इंस्पेक्टर वसीली के साथ ये गेम्स देखती है। लगातार दवाओं से वो पहले से ज्यादा स्वस्थ दिख रही है। जल्द ही खिलाड़ी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और खेल शुरू करते हैं, पर एंटोन तो जमीन पर बैठ जाता है और गेम नहीं खेलता, जिससे दर्शक उसे लूजर कहने लगते हैं। बेलो एंटोन को बुलाता है और उसे समझाने का प्रयास करता है। वो स्टेडियम के अंदर एंटोन को पूरा सिस्टम, मशीनरी दिखाता है और समझाता है कि कैसे कॉस्मोबॉल एक खेल से बढ़कर है। वो एंटोन को युद्ध के बारे में बताता है, चेरनो के मंसूबों, वेव ईटर और उसके आखिरी आविष्कार प्रोटोजेन के बारे में बताता है। फिर वो एंटोन से कहता है कि एक एथलीट हीरो होने के नाते वो अपने साथी पृथ्वीवासियों को इस बुरे वक्त में खुशी की उम्मीद देता है। ये कॉस्मोबॉल गेम्स इन लोगों के मनोरंजन के साथ साथ आशा की एक किरण है। इस पर एंटोन को अपनी गलती का एहसास होता है और वायरस को हटाने के लिए वापस भागता है, पर तब तक वो वायरस स्टेडियम के एक हिस्से में फैल चुका होता है। वो खेल के मैदान में वापस आता है और चिल्लाता है कि स्टेडियम संक्रमित हो गया है और सब वहां से भागे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि खेल चल रहा होता है। बेलो सौभाग्य से उसे नोटिस कर लेता है और संक्रमित क्षेत्र को फ्रीज करके जल्दी से एक्शन लेता है, पर फिर भी वायरस फैलता रहता है और स्टेडियम का जहाज लोगों को बचाने के लिए इमरजेंसी मोड में चला जाता है। नताशा कुछ लोगों को बचाने आती है, तभी वेव ईटर उसकी ओर तेजी से आता है।
ये देख एंटोन वेव ईटर से नताशा को बचाने की कोशिश करता है, पर एक और वेव ईटर की चपेट में आने से वो जमीन पर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो तुरंत आन्या को पकड़ने जाता है, लेकिन आन्या एंटोन को फ्रीज करके अपने वलाया के रूप में आ जाती है। स्टेडियम के जहाज को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाने के लिए वो उससे निराश है और उसे बेहोश छोड़ने से पहले उसका प्रोटोजेन डीएनए काफी मात्रा में निकाल लेती है। एंटोन का स्पुतनिक खतरे को भांपते हुए उसकी तलाश करता है। उसे बेहोश पड़ा पाकर उसका स्पुतनिक उसके साथ जुड़ता है और एंटोन की चोट को ठीक करने के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा देता है। उधर चेरनो वलाया से प्रोटोजेन प्राप्त करता है और अपना एक्सपेरिमेंट और भागने की योजना शुरू करता है। प्रोटोजेन के जरिए चेरनो अपना एक और आविष्कार, एक विशाल शक्तिशाली पप्पी जैसा दिखने वाला बीस्ट बनाता है और अपने आप को उसके अंदर कनेक्ट कर लेता है। एंटोन के प्रोटोजेन से उसे टेलीपोर्ट की शक्ति भी मिल जाती है। थोड़ी देर बाद एंटोन जागता है और नताशा और बेलो को अपने पास पाता है। उसी तहखाने में कहीं बेलो चेरनो को उसका नाम पुकारते हुए सुनता है। चेरनो बेलो को अपने क्रिएटर के रूप में संबोधित करता है और आमंत्रित करता है उसके साथ जुड़ने के लिए। ये सुनकर नताशा कंफ्यूज हो जाती है। वो बेलो से सवाल करती है, लेकिन वो उसे टाल देता है। सिरुसियन और अमेजोनियन के साथ सारे एथलीट इकट्ठा होते हैं चेरनो को रोकने के लिए, पर चेरनो सफलतापूर्वक भाग जाता है और पृथ्वी ग्रह से बाहर निकल जाता है। इस बीच एथलीट पूरे शहर में पहरे पर रहते हैं, जबकि बेलो गैलेक्टिक काउंसिल को सूचित करता है। वो सभी को कॉस्मोबॉल का असल सच भी बताता है, जिससे सबको पता चलता है कि कॉस्मोबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है, पर एक युद्ध है और ये सारे एथलीट और स्टेडियम का जहाज पृथ्वी के विनाश को रोकने के लिए बनाया गया है। उधर एंटोन के घर में उसकी माँ उसे बताने आती है कि सारे एथलीट चेरनो के खिलाफ युद्ध के लिए जा रहे हैं, लेकिन एंटोन अपनी गलती से निराश है और अपने स्पुतनिक को गले से लगाकर लेट जाता है। उसकी माँ उसे दिलासा देती है। वो कहती है कि पृथ्वी ग्रह पर लोग हर समय गलतियाँ करते हैं, लेकिन बहादुर वो होते हैं जो अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। उधर बेलो एक और मीटिंग करता है और गैलेक्टिक काउंसिल को अपने प्लान के बारे में बताता है कि तब नताशा अचानक वहाँ आती है। नताशा ने पहले जो कुछ सुना उससे वो अभी भी परेशान है। वो लगातार बेलो से पूछती है कि क्यों चेरनो ने उन्हें अपना क्रिएटर कहा। बेलो के पास उसको बताने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वो कहता है कि एक साथी वैज्ञानिक के रूप में चेरनो उसका सबसे बड़ा फेलियर है। उसने चेरनो को अपनी छवि की तरह बनाया था, ये सोचकर कि स्पुतनिक की तरह चेरनो भी उसकी मदद करेगा। उसने उसे भावनाएं दी हैं, लेकिन उन भावनाओं को पॉजिटिव आकार देने में असफल रहा। इस फेलियर के कारण चेरनो को पृथ्वी से बाहर कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 20 साल पहले अंतरिक्ष युद्ध होता है और चेरनो को कैद कर लिया जाता है। अब पृथ्वी के बाहर चेरनो अपने शक्तिशाली बीस्ट के अंदर डेडली वेव ईटर्स को तैयार करता है और वलाया से एथलीट्स को रोकने के लिए कहता है। चेरनो के कई सारे इविल वेव ईटर्स छोड़ने के बाद बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें हैन और पेले के साथ साथ सिरुसियंस और अमेजोनियंस के सदस्य भाग लेते हैं। वो आने वाले वेव ईटर्स पर लगातार लात मारते हैं और एक दूसरे की ओर उछालते हैं ताकि 5 स्ट्राइक्स को पूरा करके वो वेव ईटर्स को नष्ट कर सके। बाहर गैलेक्टिक फ्लीट के जहाज बेलो की देखरेख में चेरनो और उसके जहाज पे अटैक करने का जाल बिछाते हैं, पर चेरनो जाल को तोड़ देता है और अकेले ही जहाजों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे बेलो और नताशा देखकर सन्न रह जाते हैं। बेलो और नताशा स्टेडियम के जहाज का उपयोग करते हुए चेरनो का पीछा जारी रखते हैं। वेव ईटर्स को लगातार हिट करते हुए एथलीट थक जाते हैं। स्टेन ओवरहीटिंग के कगार पर है, जबकि वेव ईटर की चपेट में आने से फैन घायल हो गया है। इसके बावजूद वो डटे रहते हैं। वेव ईटर्स के ताबड़तोड़ प्रहारों का असर शहर के कुछ क्षेत्रों में इमारतों के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण बनता है। ये देख एंटोन यकायक उठता है और देखता है कि क्या हो रहा है। वो अपने घायल स्पुतनिक से बात करता है और उसको मोगली नाम से पुकारता है और उसके साथ रिकनेक्ट कर पाता है। एंटोन फैन और पेले की मदद के लिए निकल पड़ता है और अपने पृथ्वीवासियों की मदद से उन्हें बचा लेता है। मास्को शहर के निवासी बंकरों में शरण लेते हैं, जहां एंटोन की मां और वासिली भी होते हैं। आसमान में 2 वेव ईटर बॉल्स एक साथ एंटोन की ओर आते हैं। वो पहले वाले को मारने में कामयाब होता है, लेकिन दूसरे को नोटिस नहीं कर पाता, जो उसे जमीन की ओर खदेड़ देता है। वो बच तो जाता है, लेकिन उसकी हालत बुरी हो चुकी है, जिस पर उसका स्पुतनिक मोगली स्थिति को भांप लेता है और तुरंत उसकी सहायता के लिए आता है।
वो दोनों एक साथ जुड़ते हैं और मोगली युद्ध के लिए एंटोन के सूट का निर्माण करता है। एंटोन अब बाकी एथलीटों के साथ बात कर सकता है और मोगली के युद्ध मोड में होने के साथ वो एक बार फिर पूरे जोश के साथ हमला करना शुरू कर देता है। वो अब वेब ईटर को केवल एक हिट में ही नष्ट कर सकता है। दूसरी तरफ बेलो चेरनो का सामना करने का फैसला करता है। वो नताशा को स्टेडियम के जहाज का पूरा कंट्रोल देता है और उसे पृथ्वी पर वापस जाने का आदेश देता है कि वो दूसरों को बचाए, क्योंकि शायद वो वापस ना आ पाए। पर नताशा भी चेरनो के जहाज के अंदर बेलो के साथ टेलीपोर्ट कर लेती है, जहां बेलो और चेरनो का आमना सामना होता है। अब बेलो भी अपने असली रूप में आ जाता है। वो पुरानी बातों पर बहस करते हुए लड़ाई शुरू कर देते हैं। दोनों के बीच एक घमासान युद्ध होता है जिसमें नताशा भी शामिल हो जाती है। बेलो और नताशा मिलकर शक्तिशाली चेरनो का मुकाबला कर रहे होते हैं, तभी वलाया भी वहां आ जाती है। अब एक तरफ बेलो और चेरनो की लड़ाई हो रही थी और दूसरी तरफ नताशा और वलाया आपस में लड़ रहे थे। वलाया नताशा को फ्रीज करके पकड़ लेती है और चेरनो बेलो पर भारी पड़ता है और कहता है कि वो उसकी शैडो होने के बावजूद उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। इस बीच एंटोन मोगली के साथ पृथ्वी के चंद्रमा पर टेलीपोर्ट करता है, जहां वो देखता है कि चंद्रमा के टुकड़े हो चुके हैं। वो तुरंत चेरनो की स्पेस शिप की तरफ भागता है, बेलो और नताशा की हेल्प करने को। स्पेस शिप में बेलो चेरनो के प्रोटोजेंस पर बर्फ के गोलों से हमला करके उसे रोकने की कोशिश करता है। चेरनो रक्षा के लिए एक बड़ी ढाल बनाता है, जबकि बेलो लगातार हमला करता है। बेलो के लगातार बर्फ के गोलों के हमले से चेरनो थोड़ा वीक पड़ने लगता है। चेरनो चारों ओर बर्फ से घिर जाता है, जिससे उसका शरीर जमने लगता है। जब बेलो के लगातार हमले से चेरनो के प्रोटोजेंस पूरी तरह से फ्रीज होने वाले होते हैं कि तभी वलाया नताशा के रूप में बदलकर बेलो को रोक लेती है और उसको स्टैचू बना देती है। वलाया नताशा और बेलो दोनों को रोकने में कामयाब होती है। अब वो चेरनो को भी बर्फ से आजाद करा लेती है। चेरनो आजाद होते ही बेलो को जकड़ लेता है और उसको मारने ही वाला होता है कि एंटोन वहां पहुंच जाता है। एंटोन वलाया को चेरनो के खिलाफ बंदी बना लेता है, ये सोचते हुए कि चेरनो कभी भी अपनी बेटी वलाया को हानि नहीं होने देगा। चेरनो बेलो पर अपनी पकड़ छोड़ देता है, लेकिन ये कहते हुए कि वलाया कभी भी उसका परफेक्ट क्रिएशन नहीं थी, खुद ही उसको मार देता है। चेरनो का ब्लेड एंटोन के सूट को भेद नहीं पाता, पर उसके प्रेशर से वो जहाज की सतह पर फंस जाता है और टेलीपोर्ट करने में असमर्थ है। इस बीच बेलो बड़ी मुश्किल से चेरनो का ध्यान भटकाने में कामयाब हो पाता है, लेकिन अब चेरनो रुकने वाला नहीं था और उसे तुरंत मार डालता है। यह देख एंटोन अपने कॉमन डीएनए की मदद से चेरनो द्वारा बनाए गए बीस्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। पहले तो वो बीस्ट एंटोन को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन जब एंटोन के करीब पहुंचता है तो उनके कॉमन डीएनए की वजह से पहचान लेता है और उसके काबू में आ जाता है। बीस्ट और एंटोन दोनों एक दूसरे के साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से चेरनो और उस बीस्ट का कनेक्शन टूट जाता है। बीस्ट की शक्तियों की मदद से एंटोन जहाज की सतह से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब होता है। चेरनो बहुत कोशिश करता है उस बीस्ट को वापस कंट्रोल करने की, पर अब वो बीस्ट एंटोन का पालतू बन चुका है। वो बीस्ट चेरनो को बेरहमी से जहाज से बाहर निकालकर सूरज की ओर फेंक देता है, जहां वो पिघलकर एक बुरी मौत मारा जाता है। अब नताशा भी आजाद हो जाती है। एंटोन और नताशा साथ में पृथ्वी पर लौटने लगते हैं। उधर पृथ्वी पर भी सारे लोग हिम्मत बटोरकर बंकर से बाहर आकर लड़ने के लिए तैयार होते हैं और पाते हैं कि सारी तबाही यकायक रुक गई है, क्योंकि चेरनो मारा जा चुका है। ये देख सभी लोग ह्यूमैनिटी की इस जीत से चैन की सांस लेते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि नताशा के नेतृत्व में सारा मॉस्को शहर अपने पुराने चकाचौंध में वापस आ गया है। बचे हुए वेव ईटर बॉल्स की एनर्जी और एंटोन के बीस्ट की मदद से पृथ्वी और चंद्रमा को वापस आकार में लाया जाता है। वो बेलो के बलिदान का सम्मान करते हैं और जश्न मनाते हैं। नताशा के भाषण के बाद फिर से टीम अर्थलिंग्स एक साथ दिखती है, जिसमें अब एंटोन की मां इंस्पेक्टर वसीली, एंटोन का स्पुतनिक मोगली और वो बीस्ट जिसे एंटोन अब किड के नाम से पुकारता है। बायोस्कैपिक इस रशियन फिल्म कॉस्मोबॉल को 10 में से 6.5 की वॉच रेटिंग देता है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें।
इस कहानी को आप तक लाने में हमारी 3 दिन की मेहनत है, लेकिन आपको सब्सक्राइब करने में 3 सेकंड की मोहलत है। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि पिक्चर्स अभी बाकी हैं। Find me